एक दौर था जब भारत की फुटबॉल टीम ओलंपिक खेली थी और वो साल था 1948। लंदन में ओलंपिक्स हो रहे थे। स्क्रीन पर तस्वीर में आपको भारतीय टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। आप उनके पैरों पर गौर कीजिए, जूते नहीं दिख रहे हैं आपको। ये तस्वीर दिखाकर कई लोग कहते हैं कि भारत इतना गरीब था तब के खिलाड़ी जूते भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब ये जो बात है वो आधी सच है। भारत गरीब था लेकिन जूते न पहनने का कारण दूसरा है। भारतीय खिलाड़ी दशकों से बिना जूते खेलते आए थे। जूते पहनकर खेलने की आदत उनको थी नहीं, इसलिए टीम के 8 खिलाड़ी बिना जूतों के ही खेले। जैसे वो कंफर्टेबल थे, 3 लोग जूते पहनकर खेले। टीम के कप्तान तालिमेरेनाओ से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इंडिया में फुटबॉल खेलते हैं, आपकी तरह बूट बॉल नहीं। बहरहाल ये एक दिलचस्प किस्सा था, लेकिन बात सिर्फ फुटबॉल टीम की नहीं थी। 1940 के दशक में भी भारत के 80% से ज़्यादा लोग बिना चप्पल या जूते के चलते थे। आज आपको सुनाएंगे कहानी उस कंपनी की जिसने भारतीयों को जूता पहनना सिखाया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी बाटा की। बाटा के बारे में आज भी अधिकतर लोगों का मानना है कि ये भारतीय कंपनी है, जबकि ये बात सही नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इससे पता चलता है कि बाटा भारत में रची बसी है। बाटा की कहानी शुरू होती है यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक से। साल 1894 में यह देश ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ ज़्लिन नाम के इलाके में एक परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाता था। इसी परिवार के एक सदस्य थॉमस बाटा ने सोचा कि क्यों न एक कंपनी बनाई जाए। उन्होंने मां से $320 लिए और एक कंपनी रजिस्टर कर काम की शुरुआत कर दी। साथ में अपने भाई और बहन को भी लगाया। शुरुआत में ही काम अच्छा चल गया, लेकिन फिर कर्ज लेकर कंपनी आगे बढ़ाने के चक्कर में भट्टा बैठ भी गया। कंपनी ठप हो गई और कोई चारा न देख थॉमस बाटा अपने भाई बहन को लेकर इंग्लैंड चले गए। यहाँ उन्होंने जूता बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया और बिजनेस की बारीकियां सीखी। कुछ साल यहाँ काम करते हुए बाटा ने पैसे इकट्ठा किए और वापस अपने मुल्क आकर फिर से कंपनी शुरू की। ये था साल 1899 का। बाटा ने 2 कमरों की दुकान से जूता बनाने का काम शुरू किया और सब कुछ अब भी पहले जैसा ही था, सिर्फ एक अंतर के अलावा अब बाटा को सिर्फ जूते बनाना ही नहीं, उन्हें बेचना भी आ गया था। मार्केटिंग स्किल आ गई थी। जल्दी कंपनी चल निकली। 20वीं सदी की शुरुआत तक कंपनी हर रोज लगभग 2000 जोड़ी जूते बनाने लगी। लगभग 600 लोग बाटा में काम करते थे कंपनी में, और तब के स्टैंडर्ड से ये यूरोप की सबसे बड़ी जूते बनाने वाली कंपनी थी। 1910 के दशक की शुरुआत में कंपनी ने मशीनीकरण भी शुरू किया। जूते हाथ की बजाय मशीनों से बनाए जाने लगे। ये जूते मजबूत तो थे, किफ़ायती भी थे, क्योंकि इनके लिए आर्टिसंस नहीं चाहिए थे जो हाथ से कीले वीले लगाएं। इसलिए धड़ाधड़ बिकने भी लगे, सस्ते थे। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी 1914 में विश्व युद्ध हो गया। इसे हम आज प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं, लेकिन तब इसे ग्रेट वॉर कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि सेकेंड ग्रेट वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ही नहीं थी। एनीवेज, ग्रेट वॉर के चलते काम करने वाले हाथों में बंदूकें पहुंच गई। जहां जान के फिक्र हो वहां बिजनेस कैसे चलता, तो मंदी शुरू हुई। बिजनेस ठप होने लगा। बाटा की कंपनी पर भी असर पड़ा, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा। लोगों के पास पैसे कम थे, अब वो महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते थे, इसलिए बाटा ने अपने जूतों की कीमतें और कम कर दी। ये तरीका काम कर गया। जहां मंदी ने कई बिजनेस बर्बाद कर दिए, वहीं प्रथम और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बाटा सरवाइव कर गई। सिर्फ बची ही नहीं रही, कंपनी ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी की। 1917 तक कंपनी ने 2 गुना मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। यही रफ्तार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी चलती रही। बाटा ने दूसरे देशों में कारोबार शुरू किया, जिनमें से एक हिंदुस्तान भी था। बाटा हिंदुस्तान कैसे आई, इसके पीछे भी जो कहानी है वो दिलचस्प लगेगी आपको सुनने में। दरअसल थॉमस बाटा के बेटे थॉमस बाटा जूनियर 1920 में हिंदुस्तान आए। ये क्यों आए थे? कच्चा माल खरीदने के लिए। बंगाल में तब उन्नत क्वालिटी का रबर मिलता था। अब बाटा जब कलकत्ता पहुंचे तो देखा कि लोग बिना जूते चप्पलों के ही चलते हैं। जिन चंद लोगों ने जूते पहने भी थे वो भी यूरोपियन क्वालिटी के जूतों के बराबर के नहीं थे। बाटा को यहाँ अवसर दिखाई दिया, बड़ी पॉपुलेशन थी, और उन्होंने हिंदुस्तान में जूते की फैक्ट्री डालने का फैसला लिया, और इसका मौका उन्हें मिला 1932 में। भारत में बाटा की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल के
कोन नगर से। यहाँ उन्होंने जूतों की एक फैक्ट्री डाली जिसमें रबर और कैनवस के जूते बनते थे। 2 साल के भीतर ही बाटा का नाम छा गया। इतनी मांग बढ़ गई कि प्रोडक्शन को डबल करना पड़ा। देखते ही देखते फैक्ट्रियों के साथ स्कूल, क्वार्टर, अस्पताल वगैरह खुलने लगे। एक पूरा टाउनशिप ही बना जिसे बाटा नगर के नाम से जाना गया। साल 1939 तक बाटा भारत में हर हफ्ते 3500 जोड़ी बेचने लगी थी और कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 4000 पहुंच चुकी थी। दिल्ली, पटना सहित कई हिस्सों में बाटा की फैक्ट्रीज खुल गई थी। अब बाटा की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने भारत के नर्म और गर्म मौसम के हिसाब से जूते बनाए थे। यहाँ गर्मी भी पड़ती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। ये मुलायम और आरामदेह जूते थे और इसी कारण बाटा के जूते काफ़ी पॉपुलर हुए। जैसा हमने पहले बताया, बहुत से लोगों को लगता है कि बाटा एक इंडियन कंपनी है और ऐसा सिर्फ आज नहीं है। शुरुआत से बाटा ने हमेशा खुद को एक देशी कंपनी की तरह पेश किया। भारत में बाटा ने जो विज्ञापन किए वो अनूठे थे। मसलन उन दिनों टिटनेस की बीमारी आम थी, इसलिए बाटा ने एक स्लोगन दिया, टिटनेस से सावधान, छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए जूते पहनिए। सेल्स की दुनिया के एक चालू तरीके के बारे में आपने सुना होगा। चीज़ का दाम 10 रुपये न लिखकर 9 रुपये 99 पैसे लिखो ताकि वो कम लगे। हम सब जानते हैं कि दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं, एक पैसे का है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि ये तरीका आज भी काम करता है। कमाल की बात यह है कि इस तरीके का पहली बार इस्तेमाल बाटा ने किया हिंदुस्तान में। इसके अलावा दुकानों पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगाना, मैगजीन्स में ऐड देना, इनकी शुरुआत भी बाटा ने की। हवाई चप्पलों का दौर भी बाटा ने शुरू किया। कंपनी का दावा है कि 21वीं सदी में 90% भारतीय बाटा की ही चप्पल पहनते हैं। एक और लेजेंडरी चीज जो बाटा ने बनाई और जो पहली बार हिंदुस्तान के लिए बनी वो थी टेनिस शूज, जिन्हें आप शायद सफेद पीटी शूज के नाम से जानते होंगे। ये जूते पहली बार 1936 में लॉन्च हुए। ये भारतीय स्कूली बच्चों के लिए बनाए गए थे। एक इंटरव्यू के दौरान चार्ल्स पिंगल, जो बाटा फैमिली में चौथी पीढ़ी के मालिक हैं, बताते हैं कि सफेद टेनिस शूज की पॉपुलैरिटी देखते हुए इन्हें विदेशों में भी बेचा गया, बाद में यूरोप में भी बिके, लेकिन वहाँ लोगों को नहीं पता था कि इनकी शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। आंकड़ों की बात करें तो 1940 तक बाटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई थी। इतनी बड़ी कि कंपनी में 5000 से ज़्यादा लोग फुल टाइम काम करते थे। आगे भी बाटा ने भारत में अपना कारोबार जारी रखा और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी लोग बाटा को एक इंडियन ब्रांड की तरह देखते हैं। अंत में आपको बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा की एक बात के साथ छोड़ के जाते हैं, जो या तो बाटा ही कह सकते थे या कोई जूते बनाने वाला। कई लोग बिस्तर पर ही प्राण त्याग देते हैं क्योंकि वो चलना बंद कर देते हैं। अगर तुम रुक गए तो समझो मर गए, अगर तुमने अपनी रफ्तार धीमी कर दी तो समझो तुम अधमरे हो गए। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा आपके लिए कमल ने और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।